मिलियनेरो इस लेक्चर में हम अपने अपडेट ब्लॉग वाली फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। और यहाँ पे हम ब्लॉग डिटेल्स वाले पेज में देखें तो हमने एडिट के बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नेविगेट को यूज़ किया है और यहाँ पे हमने पाथ सेट किया है /blog/update और उसके बाद ब्लॉग की आईडी। इस पाथ को हम थोड़ा सिंपल भी रख सकते हैं, बजाय इसके कि इसको हम 3 पीसेस में डिवाइड करें। इसको हम blog/update भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने पहले रखा हुआ है वैसे भी रख सकते हैं। ये पर्सनल प्रेफरेंस पे होता है। और अब हमें ये पाथ अपने ऐप कंपोनेंट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ऐप में हम जाते हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट जो ब्लॉक डिटेल्स वाला राउट था उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे माइनर चेंजेस होंगी। इधर होगा ब्लॉग अपडेट। इसके अलावा यहाँ पे जो पेज हमने शो करवाना है वो होगा अपडेट ब्लॉग, और ये पेज हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। पेजेस में हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं अपडेट ब्लॉग नाम का, और इसमें हमारी 2 फाइल्स होंगी। एक फाइल में हमारा कंपोनेंट होगा, दूसरे फाइल में हमारा CSS का मॉड्यूल होगा, अपडेट ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। यहाँ पे हम बेसिक बॉयलरप्लेट लिखते हैं, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है अपडेट ब्लॉग, और ये रिटर्न कर रहा है एक h1, और h1 में हम हेलो कर देते हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अपडेट ब्लॉग। यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ने कुछ और चीज़ रख दी है अपडेट ब्लॉग, और इसको हम ऐप में इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब हम अपडेट ब्लॉग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे हमारा सबमिट ब्लॉग वाला पेज है, उसमें हमारे पास इनपुट की फील्ड्स हैं। कंटेंट के लिए, टाइटल के लिए एक बटन है, सबमिट के लिए एक फाइल पिकर हमारे पास आ जाता है इमेज चूज़ करने के लिए। एग्जैक्ट वही चीज़ हमने अपने अपडेट वाले पेज में भी शो करवानी है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। और हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम जाएं वापस अपने सबमिट वाले पेज पे, हम सबमिट वाला पेज हम शो करवा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ प्रोप्स पास करें। एक प्रोप हम पास कर सकते हैं एडिट इज़ एडिट, ये ट्रू है या फॉल्स है, या फिर अपडेट मोड, एडिट मोड, इस तरह का कुछ। और उसकी बेस पे अगर हम सबमिट ब्लॉग में जाके देखें तो यहाँ पे जो हम टेक्स्ट शो करवा रहे हैं क्रिएट अ ब्लॉग, यहाँ पे हम चेक कर लें कि अगर इज़ एडिट मोड ट्रू है तो क्रिएट की जगह अपडेट आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जगह पे भी माइनर यूआई चेंज हो जाएगा। जैसे बटन है, यहाँ पे सबमिट की जगह अपडेट आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो हमें मसला होगा वो ये कि जब हम अपडेट करते हैं तो मोस्ट कॉमनली हम यूँ करते हैं कि जिस स्टोरी को, जिस ब्लॉग को, जिस पीस ऑफ डेटा को हमने अपडेट करना होता है, हम उसका पुराना डेटा फेच करते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं, और वहाँ से हम यूज़र को कहते हैं कि इसको एडिट कर लो। हम उसको बिल्कुल एम्प्टी इनपुट फील्ड्स शो नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन वो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। इस वजह से हम पुराना जो डेटा ऑलरेडी सेव्ड है उसको हम फेच करते हैं, और वहाँ से वो अपनी एडिटिंग वगैरह रिज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे फिर हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी सबमिट ब्लॉग में। फिर उस आईडी की बेस पे हम फेच करेंगे गेट ब्लॉग बाय आईडी, वहाँ से डेटा लेके आएंगे। तो उस एक पेज में अच्छा खासा जो है वो कोड आ जाएगा। इससे बेहतर है कि हम अ, एक और पेज बना लेते हैं और उसमें हम मिलता जुलता काम कर लेते हैं। इस पेज के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और ये पर्सनल प्रेफरेंस की बेस पे है। यहाँ पे मेरी जो प्रेफरेंस है वो ये कि मैं अपडेट और सबमिट को अलग अलग रखूँ। यहाँ पे हम अपडेट ब्लॉग में आते हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होंगी जैसे सबमिट ब्लॉग वाले पेज में। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट, ये आएंगे रिएक्ट से,
इसके अलावा हमें डिटेल्स फेच करनी है ब्लॉग की, तो हमें चाहिए होगा import get blog by id। इसके अलावा यहाँ पे हमें चाहिए यूज़ नेविगेट, और स्टाइल्स हमने इंपोर्ट करना है, स्टाइल्स फ्रॉम मॉड्यूल ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। इसके अलावा जो हमारी आईडी है, ब्लॉग आईडी, उसको हम एक्सेस करेंगे अपने पैरामीटर से। तो यूज़ पैरम्स, अपनी ग्लोबल स्टेट को रीड करने के लिए यूज़ सेलेक्टर, टेक्स्ट इनपुट हमें चाहिए होगा, टेक्स्ट इनपुट। और यहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पैरम्स, और ये आएंगे यूज़ पैरम्स। इसके बाद हमारे पास आएगी ब्लॉग आईडी, और ये हमें मिलेगी पैरम्स डॉट आई डी से। और इसको हम आईडी कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी ऐप में इस पैरामीटर का नाम आईडी रखा था। इसके अलावा अगर हम सबमिट ब्लॉक को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेट्स हैं, टाइटल, कंटेंट और फोटो। यहाँ पे जब हमारा सबमिट ब्लॉग वाला पेज रेंडर होता है तो हमारे पास यूज़ इफ़ेक्ट नहीं है यहाँ पे, और जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है वो यही एम्प्टी स्ट्रिंग्स होती हैं। लेकिन जो अपडेट ब्लॉग है उसमें डिफ़ॉल्ट स्टेट एग्जैक्टली यही होगी, लेकिन यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे स्टेट को चेंज करके जो अभी तक की जो लेटेस्ट वैल्यूज़ हैं वो ले आएंगे अपने पास। यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम ये लेके आएँ, इसके अलावा यहाँ पे अब हम यूज़ इफ़ेक्ट लेके आते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट में जो इफ़ेक्ट वाला कॉल बैक है उसमें हमारे पास एक एसिंक फंक्शन होगा, और इसको हम इफ़ी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जैसे हमने ब्लॉक डिटेल्स में फंक्शन लिखा था और उसके बाद उसको कॉल किया था, हम वो वाला काम भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसी को कॉपी करूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें, और अब हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। कमेंट्स का इस पेज में कोई लेना देना नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा ब्लॉग रिस्पॉन्स को मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको हम रीनेम कर देते हैं रिस्पॉन्स, क्योंकि एक ही रिस्पॉन्स है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हों तो उनको हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लॉग रिस्पॉन्स का नाम दिया था। यहाँ पे स्टेट जो हम अपडेट करेंगे इसमें है सेट टाइटल, सेट कंटेंट और सेट फोटो। रिस्पॉन्स डॉट डेटा एक बार अपने बैकएंड में जाके देखते हैं, और यहाँ पे जो ब्लॉक कंट्रोलर है वो हमें डेटा सेंड कर रहा है गेट बाय आईडी में ब्लॉग नाम की की से। इसलिए यहाँ पे हम डेटा डॉट ब्लॉग डॉट टाइटल करेंगे। इसी तरीके से जो हमारी बाकी फील्ड्स हैं उसमें भी हम यही काम करेंगे, कंटेंट और फोटो। और एक बार हम इनके नाम वेरीफाई कर लेते हैं। ब्लॉग डिटेल्स वाले डीटीओ में अगर हम जाएं तो कंटेंट, टाइटल और फोटो, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ से हम ना, यहाँ से हमने अपनी स्टेट को अपडेट कर लिया। इसके अलावा इस फंक्शन का नाम हम सेम ये भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि काम वो यही कर रहा है, ब्लॉक की डिटेल्स ही फेच कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे, तो यूज़ इफ़ेक्ट हमारा तब रन होगा जब हमारा पेज माउंट होगा। इसके अलावा ये किसी और चीज़ को मॉनिटर नहीं करेगा। यहाँ पे हमें सबमिट ब्लॉक से हम आइडिया ले सकते हैं कि और क्या चाहिए। और अगर हम सेम यही वाला कोड भी कॉपी करें तो हम सारा कोड लिखने के बजाय इसी को एडिट कर सकते हैं।
अपडेट ब्लॉक में रिटर्न में हम ये चीज़ पेस्ट करेंगे और इसको हम एडिट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट योर ब्लॉग, इनपुट होगा टेक्स्ट, नेम होगा टाइटल, प्लेस होल्डर टाइटल, वैल्यू टाइटल, और हमने यही स्टेट का नाम यूज़ किया था, तो ये सब कुछ रीयूज़ हो सकता है आराम से। ऑन चेंज पे हम टाइटल सेट कर रहे हैं, विथ हमने 60% रख दी, और इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पूरी ऐप में हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। टेक्स्ट एरिया में हमारा कंटेंट आएगा और प्लेस होल्डर वैल्यू, योर कंटेंट गोज हेयर, और वैल्यू में कंटेंट, और कंटेंट जब यूज़ इफेक्ट हो जाएगा तो कंटेंट में जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वही अपडेट होके आएगी। और यहाँ पे चूज़ अ फ़ोटो, फाइल, फ़ोटो, इमेज, और यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे क्योंकि हमारी जो फ़ोटो है वो कभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी नहीं अपडेट वाले में। अगर हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में जाके देखें तो जैसे ही हमारा पेज माउंट होता है तो हम ये एपीआई कॉल फायर कर देंगे और ये हमारी फ़ोटो को अपडेट करके ले आएगा, और यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो का लिंक आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे शो करवा देंगे। इसलिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिसेबल्ड, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अगर हम टाइटल चेंज कर रहे हैं और अगर हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं और फ़ोटो चेंज कर रहे हैं, इन तीनों में से हम कोई एक चीज़ भी चेंज कर रहे हैं तो हमने बटन को डिसेबल नहीं करना। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे और यहाँ पे सबमिट की जगह अपडेट हो जाएगा। और ये गेट फ़ोटो का फंक्शन हमें चाहिए, ये भी एग्जैक्ट हम सबमिट वाले से ले सकते हैं, गेट फ़ोटो, और यहाँ पे हमारा फंक्शन आ जाएगा। इस फंक्शन में हम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद फाइल रीडर के थ्रू हम base64 स्ट्रिंग में उसको पास कर रहे हैं और उसी को हम प्रीव्यू के तौर पे यहाँ पे शो भी करवा रहे हैं। और यहाँ पे डिसेबल में हमने चेंजेस करनी है और सबमिट हैंडलर हमें चाहिए। सबमिट हैंडलर अगर हम जाके अपने सबमिट ब्लॉग में देखें तो हम डेटा का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद हम सबमिट ब्लॉग वाली एपीआई कॉल यूज़ कर रहे हैं। इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ से आगे अपना काम शुरू कर दें अपडेट के हिसाब से। इस फंक्शन के नीचे हमारा सबमिट वाला आ जाएगा। सबमिट हैंडलर को हम रीनेम कर देते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम सिंबल या फिर F2, तो ये जहाँ जहाँ पे आया होगा वहाँ सब जगह ये चेंज हो जाएगा। इसको अपडेट हैंडलर कर देते हैं और एक बार जाते हैं अपने बैकएंड में। बैकएंड में जो हमारे राउट्स हैं, यहाँ पे अगर हमने ब्लॉग को अपडेट करना है तो हमारा एंड पॉइंट होगा /blog, मेथड होगा पुट, और डेटा की शेप हमारी होनी चाहिए इस फॉर्म में: टाइटल, कंटेंट, ऑथर, ऑथर की आईडी, ब्लॉग आईडी और फोटो। यहाँ पे जो टाइटल और कंटेंट है इसको हमने रिक्वायर्ड रखा है, और इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइटल और कंटेंट चेंज नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम जो पुरानी वैल्यू है वो हम सेंड कर रहे हैं। और ये ऑप्टिमल इसलिए है क्योंकि जब हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे जब हमने इसको अपडेट किया यहाँ पे, तो MongoDB चेक करेगा कि जो टाइटल और कंटेंट है, जो भी फील्ड्स होंगी वो उनकी वैल्यू पहले चेक करेगा कि जो वो अपडेट करने जा रहे हैं उसमें और जो पहले से सेव्ड है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। अगर वो दोनों सेम है तो वो उसको खुद ही हैंडल कर लेगा, वो उसको अपडेट नहीं करेगा। इस वजह से अगर हम इसको रिक्वायर्ड भी रखें तो परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और यहाँ पे हमें इंटरनल में जाके एक एंड पॉइंट बना, एक एपीआई कॉल के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको हम नाम देते हैं
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट ब्लॉग, और ये होगा एसिंक, इसमें हमने पास करना है डेटा और इनलेट रिस्पॉन्स। उसके बाद ट्राई कैच का ब्लॉक, कैच में हम एरर को रिटर्न करवा देंगे, एंड में हम रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स को, और ट्राई में हम रिस्पॉन्स में रखेंगे अवेट API डॉट पुट, और हमारा एंड पॉइंट है ब्लॉग, और इसमें हमने पास करना है डेटा। और अब हम डेटा यहाँ पे बनाते हैं। अपडेट ब्लॉग में जो हमारा डेटा है उसमें हमें ऑथर चाहिए, टाइटल, कंटेंट, फ़ोटो। टाइटल, कंटेंट और फ़ोटो, क्योंकि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके नाम भी यही हैं, इस वजह से यहाँ पे हम एग्जैक्ट, क्योंकि की वैल्यू सेम है तो हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे होगा। और ऑथर के लिए हमें अपने ऑथर की आईडी चाहिए होगी, इसके अलावा हमें ब्लॉग आईडी भी चाहिए होगी, ब्लॉग आईडी। और यहाँ पे हम ऑथर ले आते हैं, कॉन्स्ट ऑथर, और ऑथर आएगा यूज़ सेलेक्टर स्टेट, स्टेट जो हमारी यूज़र वाली स्टेट है और उसकी आईडी। इसके अलावा जो ब्लॉग आईडी थी वो यहाँ से हम ऑलरेडी ले आए हैं, ब्लॉग आईडी और ऑथर। और अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा मज़ीद काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने बैकएंड में जाएं, यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हम फ़ोटो को अपडेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा स्कीम है, टाइटल रिक्वायर्ड है, कंटेंट रिक्वायर्ड है, ऑथर, ब्लॉग आईडी, ये चारों रिक्वायर्ड है, लेकिन फ़ोटो ऑप्शनल है। अगर फ़ोटो अपडेट कर रहे हैं तो हम फ़ोटो सेंड करेंगे, अगर अपडेट नहीं कर रहे तो हम इसको सेंड ही नहीं करेंगे अपनी बॉडी में, क्योंकि ये base64 है तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि अच्छा खासा डेटा आएगा। इस वजह से हम इसको अपनी बॉडी का फालतू में पार्ट नहीं बनाते। और यहाँ पे अब हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ़ फोटो डॉट इंक्लूड्स, और अगर हमारी जो फ़ोटो है वो हम बैकएंड से फच करके लाए हैं, जब हमारा यूज़ इफ़ेक्ट रन हुआ है, तो जो फ़ोटो होगी वो होगी एक लिंक की फॉर्म में। HTTP हमारा बैकएंड का सर्वर, और बैकएंड सर्वर उसका पोर्ट, फिर हमारा स्टोरेज का फोल्डर, और उसके बाद फाइल नेम डॉट जो भी उसकी एक्सटेंशन है। और अगर हम यहाँ से एक लोकली फाइल पिकर के थ्रू एक फ़ाइल चूज़ कर रहे हैं तो वो होगी base64 फॉर्म में, और इन दोनों को हमारा HTML का जो इमेज एलिमेंट है वो सोर्स में हैंडल कर लेता है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी जो फ़ोटो है, फ़ोटो वाली जो स्टेट है उसमें HTTP है, अगर ये पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास, और इसमें हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है, मतलब एक कॉन्टीन्यूस इसका पार्ट है जिसमें HTTP है, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये करूँ इसको ORT, तो ये जो ORT है ये इसके साथ मैच हो जाएगा और ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब हम एक इस पूरी स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग मैच करवा रहे हैं। अगर इस पूरी स्ट्रिंग में HTTP है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी फ़ोटो को अपडेट नहीं करना। जब यूज़र ने अपडेट पे क्लिक किया और फ़ोटो वाली स्टेट में HTTP है, इसका मतलब है कि उसने बैकएंड से जो इमेज फेच की थी उसको चेंज नहीं किया, उसने या तो टाइटल को छेड़ा है या कंटेंट को। और यहाँ पे हम करेंगे हाँ डेटा, अगर फ़ोटो को हमने अपडेट नहीं करना तो फ़ोटो को हम यहाँ से हटा देंगे, अदरवाइज़ हमने जो डेटा सेंड करना है अपनी API कॉल में उसमें हमने फ़ोटो को भी पार्ट बनाना है। और यहाँ पे इस इफ़ के बाहर हम एक
फ़ोटो नाम का एक डेटा नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये डेटा हमारा इस तरीके से दो फॉर्म्स में आएगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अवेट, यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे अपडेट ब्लॉक, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज़ सिलेक्टर ब्लॉक आईडी, यहाँ पे अपडेट ब्लॉक, और यहाँ पे हमने डेटा इसका पार्ट बनाया, और जब हम अपडेट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स 200 होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लॉग में 200, यहाँ पे अगर 200 आ रहा है तो हम नेविगेट कर रहे हैं होम पेज पे, और नेविगेट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट, यूज़ नेविगेट। ये अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 80% कोड जो है वो सबमिट ब्लॉक बनाई कॉपी पेस्ट करके सिर्फ चेंज किया। और काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो सबमिट वाला पेज है उसी को हम रीयूज़ कर लेते हैं, और वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे करना मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, ताकि हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के हिसाब से अपडेट का हिसाब किताब अलग रखें और सबमिशन का हिसाब किताब अलग रखें। कल को अगर हमारा जो यूआई है वो अपडेट के लिए चेंज होता है तो वहाँ पे फिर हमारी कपलिंग कम हो गई, हमें इसको काम करना आसान होगा। और अब इस पेज में स्टाइलिंग रहती है, इसके अलावा जो फंक्शनैलिटी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। डिसेबल में हमने देखना है, और डिसेबल में हमने ये करना है कि अगर टाइटल और कंटेंट ये दोनों अगर हम चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे तब भी हम इनको अपनी रिक्वेस्ट के बॉडी का पार्ट लाजमी बनाते हैं। और फ़ोटो जो है वो हम अपनी बॉडी का पार्ट ऑप्शनली बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल में डिसेबल्ड अगर हम हटा भी दें तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके स्टाइल्स पे हम काम कर लेते हैं। अब स्टाइल्स में हमने जो नाम है क्लासेस के उनको चेंज नहीं किया, इसलिए हम एग्जैक्ट अपने सबमिट वाले स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल्स जो मॉड्यूलर सीएसएस होती है उसमें हम स्टाइल्स को रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से स्टाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। रीयूज़ के लिए हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉड्यूलर सीएसएस रीयूज़। यहाँ पे रीयूज़ के लिए हम कंपोज, ये कंपोजेस नाम की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसके थ्रू हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि एक ही फ़ाइल है तो ये मेरे ख्याल में एक ओवरकिल होगा अभी के लिए, तो हम सेम यही स्टाइल यूज़ करेंगे और सबमिट की जगह इसको कंसिस्टेंसी के लिए नाम दे देते हैं अपडेट, और सबमिट की जगह अपडेट, और यहाँ भी अपडेट। और जो हमारी फाइल है कंपोनेंट वाली वहाँ भी इस बटन को हम अपडेट कहेंगे। अब अगर हम इसको टेस्ट करें, पहले हम लॉगिन करेंगे, और अब अगर हम जाएं अपने ब्लॉग्स पे और यहाँ पे कोई भी ब्लॉग उठा लें, हम इसके ओनर हैं तो हम आएंगे
एडिट पे, और एडिट पे अब हमारे पास हेडिंग शो होगी, और जो हमारा डेटा था प्रीवियसली, जो हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर था, वो सारा यहाँ पे आ चुका है। और उसकी बेस पे हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। रैंडम अपडेटेड टाइटल अगर हम इसको बोलें, और यहाँ पे हम जाएं अपडेट पे, तो हम वापस रीडायरेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स था 200। अब हम जाते हैं ब्लॉग्स पे, और यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो अपडेट टाइटल हो चुका है, बाकी डेटा सेम है। अगर हम यहाँ पे जाके अपडेट टाइटल अगेन करें, और इस टेक्स्ट की जगह कुछ और टेक्स्ट लें, और यहाँ पे एक नई फाइल ले आते हैं, और अब हम अपडेट करें और फिर से चेक करें, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे जितने भी ब्लॉग्स हैं उनके ऑथर वही है, वही वाला यूज़र है जिसके थ्रू हम करंटली लॉग्ड इन है। और यहाँ से हम साइन आउट करते हैं और साइन अप करते हैं, एक नया यूज़र बनाते हैं। साइन अप की बटन काम नहीं कर रहा। वैलिडेशन तो हो रही है, फिर ये बटन क्यों नहीं काम कर रहा? ऐप जेएस, यहाँ पे हो जाते हैं साइन अप, values dot username password name confirm password। ओके, लेट्स से इसको हम हटा दें। इंस्पेक्ट नेटवर्क, रजिस्टर हो चुका। इसका मतलब कि जो डिसेबल्ड वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हमने कोई गड़बड़ की हुई थी, और एक्सीडेंटली हमने एक और बग पकड़ लिया। अगर हम ब्लॉग्स पे जाएं तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉग हम ओपन करें तो हम किसी भी ब्लॉग के हम ऑथर नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे हमें बटन शो नहीं हो रहा कि एडिट और डिलीट, हमें कोई ऑप्शन ऐसी शो नहीं हो रही। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं तो कमेंट वगैरह हमारा काम कर रहा है। और लगे आता हूँ जो हमने नया बग पकड़ा है उसके बारे में, यहाँ पे देखते हैं कि क्या मसला है। हैव एन अकाउंट, साइन अप में जो बटन है, या तो यूज़र नेम में वैल्यू ना हो, या पासवर्ड में ना हो, या नेम में ना हो, या फिर कंफर्म पासवर्ड के यहाँ पे इसको नॉट होना चाहिए था। आप अगर वापस जाके चेक करें, साइन आउट, साइन अप, बग ऑथर टू, ईमेल है, तो हमारा बटन जो है वो इनेबल हो चुका है। और एक्सीडेंटली सही, लेकिन हमने एक और बग कैच कर लिया और उसको फिक्स भी कर लिया। और रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में भी जब हम काम करते हैं तो इसी तरीके से काम चलता है।
अपने आने वाले लेक्चर में हम ऑटो लॉगिन वाले फीचर पे काम करेंगे और रिफ्रेश कंट्रोलर को यूज़ करके जो हमने ऑटोमेटिकली टोकन रिन्यू करवाने हैं उन पे काम करेंगे। उसके बाद हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे।